पांडे मैम की एक पुस्तक आई है और वो पुस्तक अपने आप में हिंदी में भिन्न मिजाज की किताब है। जिस विषय को मैंने अपने लेखन के लिए चुना है उस विषय पर आमतौर पर हिंदी में लिखने का साहस हर कोई नहीं करता, क्योंकि उस विषय संबंधी लेखन हिंदी में बहुत बिखरा पड़ा है। उसके लिए फिर आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत श्रम साधना करनी पड़ती है, तब जाकर उस तरह के काम को आप कर पाते हैं। आप सब जानते हैं कि व्यंग्य लेखन अपने आप में, सटायर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, ये अपने आप में बहुत साहित्यिक तौर पर देखें, लिटरेरी फॉर्म में देखें तो समाज को परिष्कृत करने के लिए बहुत बड़ा औजार है, बहुत बड़ा हथियार है। और इस तरह के व्यंग्य लेखन पे लिखना तलवार की धार पे चलने से कम नहीं होता। अगर आपने व्यंग्य को गलत दिशा में लिया, अगर आपने व्यंग्य को सिर्फ कहते हैं चुटकी काटने की दिशा में ले लिया, तो व्यंग्य की धार अपने आप होती हो जाएगी, उससे जुड़ा हुआ लिटरेचर अपने आप हल्का हो सकता है। लेकिन मैम का आप देखिए कि जो विषय है इस किताब का नाम आप लोगों को पता होगा, व्यंग्य साहित्य और भाषा। तो न सिर्फ आमतौर पर जो मैं आप लोगों को बताऊं कि हिंदी में समीक्षा का एक पैटर्न है, एक चलन प्रचलित है कि जो कंटेंट है, थीम है, उसको लेकर बहुत रिव्यूज लिखे जाते हैं, आलोचनाएं लिखी जाती है और उस तरह की राइटिंग करना अमूमन आसान होता है और ये हर सब्जेक्ट में होता है। जब कंटेंट बेस्ड राइटिंग करते हैं तो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन जब आप किसी भाषा के तकनीकी पक्ष पे आप या किसी साहित्य के या किसी विषय के तकनीकी पक्ष पे आप काम करते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपनी खुद अलग समझदारी विकसित करनी पड़ती है। और भाषा की तकनीक और हमारे समय में उसकी भूमिका या भाषा की लिटरेचर के माध्यम से बदलती तकनीक और समय के साथ उसका रिलेशन और फिर उससे साहित्य की क्या अपनी खासियत निकल कर सामने आती है, उस पर काम करना हिंदी में तो बहुत कठिन माना जाता है, अंग्रेजी में ढेर सारा काम होता रहता है, लेकिन इस काम को हिंदी में बहुत कठिन देखा जाता है। इसलिए आप मुझे कहेंगे कि 10 बेहतर किताब आप हिंदी भाषा साहित्य और भाषा से संबंधित बताइए जो काम हुआ हो, तो मैं खुद आपको नहीं गिना सकता। इस तरह की स्थिति है और मैडम ने उस विषय पर काम किया है, आशा पांडे मैम ने। ये हमारे लिए न सिर्फ विभागीय स्तर पर, कॉलेज स्तर पर और हिंदी साहित्य जगत में आगे इस किताब की कितनी स्वागत होगी, क्या होगा नहीं होगा, ये एक विज्ञापन की दुनिया का खेल है। मैडम उस विज्ञापन की दुनिया में कहाँ युद्ध करेंगे नहीं करेंगे हमें भी नहीं पता, लेकिन हमारे बीच ये किताब आई है और हम सब इस किताब के साक्षी बन रहे हैं। हमारे साथ ये किताब है और अभी हम इस किताब का विमोचन करने जा रहे हैं। मैडम के हाथों और सर के हाथों इसका विमोचन होगा। तो आप सब इस कार्यक्रम में अभी इस वक्त आप सबका बहुत ही सादर अभिनंदन, स्वागत है। और हमारे बीच रश्मि में उपस्थित हैं, आज्ञा पांडे में उपस्थित हैं, मीरा जी उपस्थित हैं, संदीप सर उपस्थित हैं, हमारे तमाम साथी उपस्थित हैं। ये एक बेहद खुशी की बात है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले चाहूँगा कि पुस्तक का लोकार्पण हो जाए। हिंदी में उसे लोकार्पण कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में बुक लॉन्च कहते हैं। तो उससे पहले पुस्तक का लोकार्पण हो जाए, फिर उस पर कुछ गुफ्तगू हो जाए। तो सर से और मैम से और सर से भी आग्रह है कि पुस्तक को हम सबके सामने विमोचित करें। 10 मिनट प्लीज आपको ऐसा दिखा जाएगी, फोटो ले लिया, वीडियो बन फोटो ले लो। ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत मोटी पुस्तक है। बीच में खा लो मैम, आप भी कर दो माफ कीजिए। अभिनंदन जी ने अच्छा मतलब एक टिप्पणी की है कि किताब का आकार जो है बृहदाकार है, मोटा है किताब, तो उसकी भी अपनी एक वजह है। इस मोटे होने के पीछे एक बड़ा मतलब दायित्व निभाए मैंने, इसलिए किताब अपने आकार में थोड़ी सी आपको बेहद दिखाई देती है। इस किताब के माध्यम से खास काम हुआ हिंदी में, जो बहुत पहले काम हो चुका है, लेकिन अब इस दौरान ये काम नहीं हुआ था। एक बड़ा काम हुआ ये कि व्यंग्य साहित्य का पूरा इतिहास मैम के लेखन के माध्यम से, यद्यपि मैम का सेंटर है भाषा, लैंग्वेज सेंटर, उस दृष्टि से सारी बात कही है मैम ने, लेकिन इस किताब के माध्यम से व्यंग्य साहित्य का, हिंदी व्यंग्य साहित्य का एक इतिहास भी हमारे सामने आ गया है। तो व्यंग्य के क्षेत्र में आगे जो लोग काम करेंगे या जो कुछ विशेष अध्ययन मनन करना चाहेंगे, उनके लिए भी किताब बहुत संदर्भ ग्रंथ के रूप में काम करेगी।
और संदर्भ ग्रंथ के रूप में आपकी कोई किताब सामने आ जाए, ये एक लिखने पढ़ने की दुनिया में एक बड़ी बात मानी जाती है। मैं इस पर और कोई विशेष टिप्पणी न करते हुए मैं श्रीधर सर से आग्रह करूंगा कि इस किताब पर कुछ हमारे सामने अपने विचार रखें। श्रीधर सर। धन्यवाद अरविंद जी। आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष झा जी, इस पुस्तक की लेखिका, आज लेखिका के रूप में आशा मैम जी, और मुझे लगता है कि सर पांडे सर अगर सहयोग न देते तो एक महिला के लिए तमाम घर और बाहर दोनों चुनौतियों को निभाते हुए इतना बड़ा काम करना बिना उसके जीवन साथी के सहयोग से संभव नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एक ताली। परसों किताब आई और मैं कल थोड़ा उलट पुलट के देखा। मुझे लगता है कि हम लोग हर कोई, चाहे साहित्य के पाठक हो या ना हो, व्यंग्य एक ऐसी विधा है जिससे हर कोई थोड़ा बहुत परिचित होता है, लेकिन एक फॉर्म के रूप में, एक जेनर के रूप में, एक विधा के रूप में अमूमन व्यंग्य को हाशिए पर माना जाता है। उसे गंभीर लेखन नहीं कहा जा सकता है, कहा जाता है, जबकि व्यंग्य सबसे मुश्किल काम है। व्यंग्य करने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर व्यंग्य करना होता है, और ये व्यंग्य की परंपरा बहुत पुरानी परंपरा है। आप देखेंगे इस किताब में मैडम ने पूरे संस्कृत की परंपराओं को भी दिखाया है कि किस तरह से रामायण में, कालिदास में और दूसरे जो चारवाक में कि व्यंग्य की परंपरा रही है। तो ऐसा नहीं है कि व्यंग्य की परंपरा नहीं रही है। मुझे तो एक श्लोक याद आ रहा है जिसमें संस्कृत में देवताओं को भी व्यंग्य करने से नहीं छोड़ा गया है। एक श्लोक में कहा गया है कि कमला कमलस्येते हरोस्येते हिमालय विष्णु स्येते क्षीराराब्धो मन्ये मत्कुन संकाया। लक्ष्मी जो है कमल पे रहती है और कमला कमलस्येते हरोस्येते हिमालय, और शिव जो है हिमालय पर जाके निवास करते हैं, और विष्णु क्षीर सागर में जाके रहते हैं, धरती पर कोई नहीं रहते। ऐसा लगता है जैसे खटमल के डर से कोई धरती पर रहना नहीं चाहते ये लोग, ये सारे देवता। तो कभी को खटमल ने परेशान किया होगा, तो देखिए कि किस तरह से वो व्यंग्य जो है, ऐसे ही एक रीतिकालीन एक कवि। एक बात और मैं कहूँगा कि जो मैडम ने इस किताब में विस्तार से ये दिखाया है कि ध्वनि, वक्रोक्ति, काकू, शब्द शक्ति में जो व्यंजना है, ये व्यंजना के पूर्व रूप है, और कहीं न कहीं आकर के वही आधुनिक काल में गद्य में जो है व्यंग्य का रूप ग्रहण करती है। कविता में एक पूरी परंपरा है, काकू की पूरी परंपरा है, वक्रोक्ति की, जिसको हम टेढ़ी कथन, टेढ़ी उक्ति कहते हैं, उसकी पूरी परंपरा है। एक मुझे एक पद याद आ रहा है जिसमें लक्ष्मी और सरस्वती की आपस में बातचीत है। लक्ष्मी और पार्वती की आपस में बातचीत है कि गिरजे तू भिक्षुक आज कहाँ गयो। लक्ष्मी ने पार्वती से पूछा, अब आई होंगी मिलने के लिए, कि गिरजे तू भिक्षुक आज कहाँ गयो। तो अब शिव है तो उनका एक नाम भिक्षुक भी है, तो उन्होंने कहा कि जाई लखो बलिराज के द्वार। अब वो समझी कि मुझे ये मेरे पति को भिखमंगा कह रहा है, तो कहा कि जाकर देखो बलिराज के द्वार पर कौन भीख मांग रहा है। वह नृत्य करत नित ही कृत है, ब्रज में सखी सूर सुता के किनारे। फिर पूछती है कि पशुपाल कहाँ मिली जाए कहो। पशुपाल का शिव है, और पशुपाल का एक अर्थ चरवाहा भी है। तो वो कहती है कि वह चारत धेनु अरण्य मझारे, मतलब मेरा पति चरवाहा नहीं, तुम्हारा पति चरवाहा है।
तो ये पूरी परंपरा रही है, लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे व्यंग की ये परंपरा छीनती जा रही है। व्यंग अब किसी को बचता नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में व्यंग जो है वो बहुत बड़ा हथियार भी है, बहुत बड़ी ताकत है। इस किताब में की भूमिका में मैडम ने जो व्यंग की परिभाषा और स्वरूप को स्थिर किया है, आप सिर्फ मैं वो 3 लाइन यहाँ उद्धृत करना चाहूंगा और इससे पता चलेगा आपको कि किस शिद्दत से और किस गंभीरता से, मेहनत से और तमाम सामग्रियों को इकट्ठा करके मैडम ने इस पुस्तक की रचना की है। वो लिखती हैं, आशा मैडम इस किताब की भूमिका में व्यंग के प्रति व्यंगकार में प्रतिभा के अलावा विसंगतियों की सूक्ष्म समझ, विसंगति जो कॉन्ट्राडिक्शन है, विसंगतियों की सूक्ष्म समझ, नैतिकता, गंभीरता, तटस्थता, पैनी दृष्टि, संवेदनशीलता, तर्कशीलता, करुणा, रोष, आक्रोश, साहस, प्रखरता, वक्रता, प्रहारात्मकता और उसके पास सशक्त व्यंग भाषा होनी चाहिए। संकुचित मानसिकता के व्यक्ति व्यंग करने में समर्थ नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि पूरे सूत्र वाक्य में जो आगे जो उन्होंने जो काम किया है उसको यहाँ पर रख दिया है कि व्यंग क्या चीज है और व्यंग के लिए किन चीजों की आवश्यकता है। डॉक्टर आशा पांडे इस पुस्तक में भारतेंदु युगीन तमाम व्यंग्यकारों से बात की शुरुआत करती है और आज के युग जो कंटेम्प्रेरी युग के व्यंग्यकार हैं, चाहे कात्यायनी हो, संजय कुंदन हो, मेरे मित्र हैं रविंद्र पांडे, मैंने देखा कि उन पर भी इन्होंने बात की है। अमूमन प्रोफेसर बन जाने के बाद और माफ कीजिएगा कॉलेज और विश्वविद्यालय में आ जाने के बाद लोग कंटेम्प्रेरी चीजों को नहीं पढ़ते हैं। हमारे समय में जो था हो गया एंड। लेकिन जब मैंने देखा कि इसमें रविंद्र पांडे जो मेरे मित्र हैं और व्यंग्य लिखते हैं, चिटपुट लिखते हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने लिखा भी नहीं है, लेकिन उनके व्यंग्य पर भी इन्होंने चर्चा की है, तो मुझे लगा कि किस तरह से दृष्टि से इन्होंने काम किया है। वैसे तो इस किताब में व्यंग्य की भाषा पर विचार किया है, लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि व्यंग्य विधा का इतिहास भी इस किताब में एक पूरी रचाव के साथ सामने आया है। अमूमन लोग व्यंग्य को हास, परिहास और उपहास मान बैठते हैं। मैडम ने इस किताब में व्यंग्य, हास, परिहास, कमेंट, इसके बीच का जो बारीक अंतर है इसको भी अलग करने का काम किया है। व्यंग्यकार का काम होता है समाज में व्याप्त गंदगी को साफ करना। हरिशंकर परसाई कहा करते थे कि व्यंग्य आलोचना की भाषा ही अभी तक अर्जित नहीं हो पाई है। हम देखते हैं कि इस किताब में डॉक्टर पांडे व्यंग्य भाषा पर विचार करते हुए व्यंग्य आलोचना की भाषा कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आलोचना के लिए सबसे जरूरी होती है उसकी मुहावरेदार भाषा, जिसको हम मुहावरा कहते हैं, एक पैरामीटर, और वो पैरामीटर इसमें स्थिर करती चलती है। मुझे लगता है कि इस पुस्तक को लिखते हुए मैडम की नजर प्राचीन से लेकर अद्यतन शायद कोई भी ऐसी सामग्री न होगी जिस पर नजर न गई हो। इस पुस्तक में विभिन्न लेखकों की व्यंग्य सूक्तियों का जो संकलन है, आप देखेंगे जब इस किताब को पलटेंगे तो जितने लेखक हैं उनके जो कुछ कमेंट्स हैं उसको अलग अलग विधागत और विषयगत रूप से मैडम ने इसमें कैटेगराइजेशन किया है। और मैं एक सुझाव दूंगा मैडम को कि इस किताब से उस अंश को निकाल करके व्यंग्योक्ति कोश एक बना दीजिए,
ये 100-150 पेज का अद्भुत बनेगा। जैसे 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे देखिए, रविंद्र त्यागी का कहना है, जेल तो 20वीं सदी का तीर्थ है। श्रीलाल शुक्ल का, भाषण की असलियत दिए जाने में है, लिए जाने में नहीं। परसाई का कथन, झूठ बोलने के लिए सबसे सुरक्षित जगह अदालत है। तो ऐसी सूक्तियों का अगर एक अलग से कोष बन जाएगा तो वो बहुत भला होगा और आम पाठक के लिए भी बहुत अच्छा होगा। आजकल एक परंपरा है, कहिए एक ट्रेंड है, शोध का मतलब होता है कि 10 किताबों को इकट्ठा किया और उसमें से 10 उद्धरण निकाल लिया और एक किताब बन गई। या फिर शुक्ल और द्विवेदी जैसे लेखकों के कुछ रचनाएं कुछ कट पेस्ट किया और उनसे भी बड़े लेखक बन गए। ये सब परंपरा चलती रहती है। लेकिन ये जो किताब है, आशा मैडम की किताब है, ये 2-4-5 साल की नहीं, मुझे लगता है कि कम से कम 20-25 साल इन्होंने लगाया है। जितनी सामग्री को इन्होंने इसमें इकट्ठा किया है, अगर भविष्य में कभी इस पर सेमिनार हुआ तो मैं विस्तार से इस पर बात करूंगा। मैं ये मानता हूं कि इस विधा में ये जो काम है ये एक शुरुआत है। और जो हिंदी के नहीं है उनके लिए मैं बताऊं कि व्यंग्य पॉपुलर बहुत है, अखबार के कॉलम के रूप में भी लिखा आता रहा है, हर अखबार में होता है। लेकिन उस पर जो क्रिटिसिज्म है, आलोचना है, वो नहीं हो पाती है। तो एक गंभीर ये काम की शुरुआत हुई है। इसके लिए मैं छोटा हूं, मैं फिर भी मैं इनको शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी मैडम ऐसी ही कुछ हमारे सामने जो है अच्छे कामों को हमारे सामने पाठकों के सामने लाएंगी और इससे हिंदी का भला होगा, समाज का भला होगा, देश का भला होगा। धन्यवाद। सर ने बहुत अच्छा कहा कि ये काम दरअसल मैम का व्यंग्य के क्षेत्र में एक नील की तरह का काम है और उन्होंने आशा की है। और मैम आशा पे नहीं, आशा तो उनका नाम ही है, इसलिए मैम आशा को छुट्टी देती है। अगला काम उनका आने ही वाला है, आने वाले दिनों में एक अगला काम भी व्यंग्य के क्षेत्र में। हिंदी के शीर्ष व्यंग्यकार है हरिशंकर परसाई, तो उनको केंद्र में रख करके मैम का अगला काम चल रहा है और बहुत जल्दी आप लोगों को सूचना मिलेगी कि वो किताब भी आ गई है। तो मैम कंटिन्यू है, ऐसा नहीं है कि कुछ क्षण के लिए या किसी अचानक किसी जिज्ञासावश या किसी लाभ लोभवश ये काम इनका चल रहा है। 20-25 वर्षों से चल रहा है, जिसका परिणाम अब सीरीज में क्रमशः आएगा। मैं अब इस क्षण में, इस समय में मैं प्रिंसिपल सर से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द कहें। प्रिंसिपल सर। सबसे पहले तो आशा जी को इस पुस्तक की बधाई देता हूँ और इसमें इन्होंने चर्चा भी की है कि उन्होंने सबैटिकल लीव के लिए आवेदन किया था और मैंने एक शर्त रखी थी कि इस पे आप काम करिए तो पुस्तक प्रकाशित कीजिए। इन्होंने इसको पूरा किया। सबसे पहले तो एक अनौपचारिक बातचीत थी मेरे ऑफिस में उसके लिए, लेकिन आपको बहुत बधाई। क्योंकि प्रशासक के लिए जरूर होता है कि अगर आप कोई किसी को छुट्टी दे रहे हैं तो उसकी उपादेयता क्या है, जरूर इसका ध्यान रखा जाना चाहिए और इसी से संस्थानों का विकास होता है। तो मैं समझता हूँ कि कोई एक किताब या कोई एक रिसर्च पेपर कोई हमारे शिक्षक साथी जो लिखते हैं वो केवल अपना वैयक्तिक विकास नहीं करते हैं, कहीं न कहीं संस्था के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये इसके लिए बधाई। जहाँ तक पुस्तक की बात है, मैंने पुस्तक तो अभी पढ़ी नहीं है, अभी लोकार्पण के समय ही इसको देखा है। लेकिन मैं चूँकि स्वयं आप सब जानते हैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो जो मेरी अपनी समझ है कि जो साहित्य में जो व्यंग्य की एक विधा है और व्यंग्यकार स्वयं आलोचक होता है, तो स्वयं टिप्पणियाँ करता है, अपनी प्रतिक्रियाएं देता है समाज के हालात पर, परिवेश पर, परिस्थितियों पर, जीवन पर, बहुत तरह की बातें होती रहती हैं। तो उन व्यंग्यकारों पर या उनकी टिप्पणियों पर, उन आलोचकों पर
भी आलोचना लिखना यह एक ऐतिहासिक काम है। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। व्यंग्य का जो साहित्य और व्यंग्य की भाषा पर इस किताब में जहाँ तक मुझे अभी देख करके लगा, और जो मुझसे पहले अरविंद जी ने और श्रीधरन जी ने बताया, मैं समझ पाया हूँ कि एक तरह से व्यंग्य साहित्य का इतिहास और साहित्य को केंद्र में रख करके, बाकी पढ़ूंगा तो उसमें आलोचनात्मक दृष्टि क्या है वो शायद मुझे समझ में आएगी। लेकिन मैं अपनी बात थोड़ी सी बताऊं कि मैं अगर कभी अखबार पढ़ता हूँ, खास करके संडे को मुझे टाइम मिलता है, तो बाकी दिन तो समय ही नहीं मिल पाता, तो उसमें सबसे पहले मैं व्यंग्य का कोना देखता हूँ और उसी को पढ़ता हूँ, इसलिए कि क्या हलचल चल रहा है, क्या गतिविधियाँ चल रही हैं और समाज में क्या घटित हो रहा है, व्यक्तिगत स्तर पर, परिवार के स्तर पर, जीवन के स्तर पर, समाज के स्तर पर, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगर आप किसी एक व्यंग्यकार को रेगुलरली फॉलो करें, उसको आप पढ़ रहे हैं, तो आपको उससे पता चल जाता है, ये व्यंग्य की ताकत है। और दूसरी बात, जैसे मैं बहुत ही साधारण शब्द में अगर अरविंद को ही कहूँ कि अरविंद जी आप ये काम कर लें, तो होगा कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, कर लेंगे। मैं कहूँगी क्या तुम ये काम कर लोगे, तो मैं कहीं ना कहीं इन पे व्यंग्य भी कर रहा हूँ और इनकी क्षमता पर संदेह भी कर रहा हूँ। ये व्यंग्य की ताकत है, जहाँ अभिधा में नहीं, लक्षणा और व्यंजना में बात होती है और बहुत तरह से बातें की जाती है। और आशा जी का पूरा अध्ययन, चूंकि इसके पहले भी इनकी व्यंग्य की भाषा पे एक किताब आ चुकी है, तो इन्होंने समग्रता से हिंदी साहित्य और संस्कृत की परंपरा से लेकर के और अब तक के व्यंग्यकारों को केंद्र में रख करके उनके साहित्य की समीक्षा निश्चित रूप से की होगी, और उनकी भाषा की शक्ति और किसकी भाषा का तेवर और उसका मिजाज और उसका अंदाज क्या है, निश्चित रूप से इस किताब में उसको बयां किया होगा। और मैं समझता हूँ कि कोई भी भाषा, खास करके व्यंग्य की भाषा, वो व्यक्ति के मिजाज, अंदाज और तेवर को ही बताता है। तो पुनः आपको बहुत शुभकामना, और आगे भी आप सक्रिय रहें, पुस्तकों का प्रकाशन करें, लिखें, ताकि कोई रचनाओं से ज्ञान का विस्तार होता है। तो निश्चित रूप से ये प्रक्रिया, और शिक्षक के लिए सबसे जरूरी है, ये प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मित्रों, किताब पर चर्चा हुई। इस समय जितने कम समय में जो चर्चा हो सकती थी, हमने उस तरह की कोशिश की है। एक लेखक हमारे सामने खुद मौजूद है और इतनी मेहनत के साथ लंबे वर्षों के अध्ययन के बाद ये किताब सामने आई है। मैं किताब पर टिप्पणी की अपेक्षा नहीं करता हूँ अभी फिलहाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि व्यंग्य जैसी विधा पर मैंने इतने लंबे समय में अध्ययन करके जो लिखा है, तो एक लेखक के रूप में अपने कुछ लेखकीय अनुभव किताब से संबंधित अगर मैंने साझा करेंगे, तो हम लोगों को थोड़ा सा आनंद भी आएगा, कुछ ऐसी जानकारियाँ भी मिलेगी जो लेखक खुद फील करता है, सामना करता है उसका। मैं आपसे आग्रह है इसके बाद में टिप्पणी के बाद ही आपकी टिप्पणी के बाद आप लोग सब यहाँ मेरी पुस्तक के विमोचन के लिए आए हैं, तो सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत धन्यवाद है आप लोगों को। और अरविंद ने और श्रीधर ने कुछ छोड़ा ही नहीं मेरे लिए बोलने के लिए, सब जो था उससे कुछ ज़्यादा कुछ बोल दिया है। मैं सिर्फ, और सर ने भी बता ही दिया, मैं जो मुझे बताना था कि ये लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो चूँकि व्यंग्य पर लिखा है और थोड़ी दृष्टि भी इस दौरान व्यंग्यशील ही हो गई है, तो कहना यही चाहूँगी, कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि प्रिंसिपल सर से जो है बुक का विमोचन करा रहे हैं, तो या तो कोई मिला नहीं है या सबकी चर्चागिरी कर रही है, कोई काम फंसा होगा तो शायद छुटकारा मिल जाए या कुछ नया हो जाए। तो ऐसा नहीं है, वास्तव में चूंकि सर बता ही दिया कि वो प्रेरणा मुझे वहीं से मिली। चाहे सर ने जैसे भी कहा हो कि आपको 200-250 पेज लिखने हैं, मेरे तो वो छप गए कि वो तो लिखने हैं। अब छुट्टी लेने की वजह लिखी, कुछ और वजह थी लेने की,
कि भाई थोड़ा आराम करेंगे, जिंदगी का थोड़ा लुत्फ उठाएंगे, थोड़ा ये सोच करके ली थी, या कुछ और पारिवारिक जिम्मेदारियां थी वो निभा लेंगे इस दौरान, छुट्टी मिल जाएगी तो। लेकिन जब वो वाकई ऐसा दबा कि फिर तो दिन देखा ना रात, जो ये लग रहा है इतनी मोटी पुस्तक है, ये इसी थोड़ा बहुत हिस्सा पहले मैंने किया हुआ था, पुस्तकें मेरे पास बहुत थी, व्यंग की लाइब्रेरी बहुत भरी हुई है, तो बस फिर तो दिन देखा ना रात, बस इसी में डूब गई। पढ़ा 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 पढ़ा, फिर लिखा 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 लिखा, तो ये जो है वो पूरा 1 साल और 2-3 महीने लगे इसमें। पूरा साल तो सबेटिकल लीव का लग गया, कभी यहाँ रही, कभी वो बेटी के पास मुंबई गई, वहाँ लाइब्रेरियाँ छानी, जो कुछ सामग्री नहीं थी तो वहाँ से लेकर के वहाँ पढ़ा। वो बोले आप तो अच्छा आई हो मेरे पास रहने के लिए, सारे दिन तो आप अपने काम में लगी रहती हो और कहने को कि मेरे पास आई हो आप। तो मैंने कहा ठीक है, अब एक चीज है करनी है, मुझे नहीं पता था कि सबेटिकल लीव में कुछ लिखना भी पड़ता है। तो अब जब बोल ही दिया तो वो काम तो पूरा करना है। ये चीजें कि अगर कोई कुछ कह दे तो फिर उसको पूरा करना है। सर ने बोला था 200-250, मैं 500 का तो फरवरी 1 फरवरी को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन फिर बीच में जो कोरोना काल आ गया तो थोड़ा समय और मिल गया, तो थोड़ा और रिवाइज को कर लिया। तो ये था कि एक ऐसा व्यंग का मतलब लिखी तो आलोचना अब लिखी जाने लगी। जब परसाई जी लिख रहे थे तब आलोचना लोग नहीं लिखते थे उनके बारे में, उनको व्यंग विधा ही नहीं मानते थे, उनको व्यंग लेखक ही नहीं मानते थे। तो उन्होंने लिखा भी है कि हम व्यंग लेखक लिखते लिखते मर जाएंगे, लेकिन इन आलोचकों के बेटे हमारे बेटों से कहेंगे कि व्यंग तो कोई विधा ही नहीं है। तो वो उन्होंने ऐसा मतलब लिखा, यही मतलब भेदभाव होता रहा, जबकि बहुत जीवंत विधा है। और जितनी जो समाज में जो गंदगी, विचारधाराओं में गंदगी, जो भी मतलब कि ऐसा नहीं कि सब कुछ गंदा होता है, अच्छा भी चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही है। तो व्यंगकार उसी की सफाई का काम करते हैं। उनके लिए वो मतलब आपके सामने वो स्थितियां लाकर रख देते हैं कि जो आपको कचोटे, और आप उसको उसमें सुधार करने की कोशिश करें। हालांकि परसाई जी कहते हैं मैं सुधार के लिए नहीं लिखता हूँ, मैं बदलने के लिए लिखता हूँ, कि आप जैसे हैं, आप अगर गलत हैं तो आप बदल जाइए। तो वही है, करते करते जो है ये पूरा साल में हो गई किताब। अब किताब तो ये हो गई थी पिछले साल अप्रैल में पूरी 20 में, और उसके बाद मेरी हिम्मत छूट गई, मैंने इसको छोड़ दिया। लेकिन प्रकाशन पर इस स्थिति तक पहुंचने में इसको पूरा साल लग गया। कोरोना काल हो गया, प्रकाशकों ने छापना बंद कर दिया था, नहीं छाप रहे थे। 1-2 लोगों से बात की, उन्होंने कहा अभी इस तरह का ग्रंथ हम नहीं छाप सकते हैं। तो लेकिन फिर भी कुछ भी हिम्मत करते करते निकाल, नहीं लिखो तुम, अप्लाई करो। तो अब उसके लिए चाहिए मटेरियल। मैंने कहा ठीक है, जब तक ये पुस्तकाकार नहीं आएगी तब तक मानी ही नहीं जाएगी। तो किसी तरह से इसको पब्लिश कराया, और कुछ लेख वेख भी पब्लिश कराने शुरू किए। मतलब उद्देश्य था मेरा, यहाँ तक नहीं था, लेकिन उसके बाद बन गया इसको छपवाने में और आगे करने में कि प्रोफेसरशिप चाहिए। तो अब चाहिए, और प्रोफेसरशिप चाहिए तो आपका कुछ लिखा हुआ दिखना चाहिए ना। तो पहले थी पुस्तक, तीसरी हो गई। फिर लेख कुछ पहले लिखे हुए थे लेकिन छपवाए नहीं थे, संकोच था मुझमें थोड़ा कि जो मैं लिख रही हूँ पता नहीं कैसा लिख रही हूँ, रिसर्च भी कर रही हूँ तो भरोसा नहीं होता था, तो छपवाया नहीं कभी। लगा ही नहीं कि कहाँ छपवाना क्या है, लिख लिया। पढ़ाने को जितना मर्जी कह दीजिए, बच्चों को क्लास में कैसे भी पढ़ा लेंगे, कोई वो डर नहीं होता, कोई शंका नहीं होती कि कुछ गलत होगा। लेकिन जब लिखने की बारी और छपवाने की बारी आती तो लिख तो लेती हूँ लेकिन छपवा नहीं पाती। तो अब जब चूंकि इसके लिए कि लेख भी चाहिए, 110 नंबर तो बनाने ही है, तो लेख जो है कुछ छपवाने शुरू किए पुराने और कुछ लिखने शुरू किए। इसी दौरान एक लेख जो अरविंद जी ने अभी चर्चा की नई अगली किताब की, तो वो अभी उसमें आ चुकी है, पहली प्रूफ रीडिंग मैंने कर ली है उसकी। तो एक लेख मैंने हरिशंकर परसाई पर लिखा, वो 21 पेज का हो गया। तो अब पब्लिशर से बात की कि वो पत्रिका वालों से कि इसको आप छाप दीजिए, उन्होंने कहा नहीं, इसको 1/3 करो, इसको जो है 6-7 पेज का करो। अब मतलब इतनी मेहनत करके मैंने ये लिखा, परसाई जी पे अलग इतनी मेहनत करके लिखा, और वो कह रहे हैं कि ये मैं तो उदास हो गई बिल्कुल। मतलब वो जो उतने में मैं लिखूंगी तो जो मैं कहना चाहती हूँ वो आएगा नहीं। खैर उनका अनुरोध गिरिराज शरण अग्रवाल
उनकी पत्रिका में, हाँ उनकी पत्रिका में भेज रही थी। वो व्यंग्यकार हैं, वो खुद भी व्यंग्यकार हैं। और अच्छा तो उन्होंने कहा नहीं परसाई पर है, ठीक है तुम ऐसा करो उसको छोटा करके, तो मैंने कहा ठीक है मैं करती हूँ। लेकिन मैं रुआसी हो गई, मैंने कहा इतनी मेहनत मेरी बेकार जा रही है। तो इन्होंने देख लिया, बोले तो तुम परसाई में किताब क्यों नहीं लिख देते, इतना तो लिख ही लिया है और लिख डालो, 100 पेज कर दो। अब वो कीड़ा दिमाग में घुस गया, दिन रात लेकर के परसाई 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 किताबें मेरे पास परसाई की बहुत सारी थी। तो 100 उनके जो लेख प्रमुख जो हैं उनको लेकर के परसाई की भाषा, परसाई के वो पूरे 100 लेखों को मैंने जो है फिर से पढ़ा और फिर उन पर लिखना शुरू किया। तो वो किताब भी अब मेरी वो कम है, 160 पेज की है। तो वो किताब उसका फर्स्ट प्रूफ हो गया, आ ही जाएगी कुछ दिनों में। मैं तब बोलती, अब इन्होंने कह दिया तो मुझे बोलना ही पड़ गया। तो ये मेहनत है, लेकिन इस मेहनत का श्रेय मैं अभी भी ज्ञानकोश को ही दूंगी, क्योंकि अगर ये तो प्रेरणा चाहिए होती है व्यक्ति के पास, अपने पास बहुत कुछ होता है, लेकिन वो कहते ना कि एक वो होता है जिसको नाम नहीं आ रहा, हाँ कैटलिस्ट चाहिए होता है। कैटलिस्ट जो अगर हो तो चीजें फिर होने ही शुरू हो जाती है, उसका रिएक्शन होता है फिर वो। तो मैंने कहा मैंने तो अच्छे भले छुट्टी इसलिए ली थी, और मैंने बताया भी था कि मुझे किस लिए चाहिए, वो काम तो एक तरफ रखा रह गया और ये काम हो गया। लेकिन खैर वो भी काम अब जो जिसके लिए ली थी वो भी काम अब आगे बढ़ रहा है, एक दिशा तक पहुंच चुका है। समय आने पर उसकी भी मैं आप लोगों को सूचना दूंगी। तो अभी तो कुछ ज्यादा और बोलना नहीं है, अब ये किताब आप लोगों के सामने, आप लोग देखिएगा, इसको पढ़िएगा जरूर। कुछ प्रतियां लाइब्रेरी में मैं मंगवा दूंगी, क्योंकि पब्लिशर ने इसको देख करके, ग्रंथ को देख करके घबरा गया और उसने बहुत सारा नाम रख दिया इसका। बस इतना ही मुझे कहना था। आप लोगों का बहुत बहुत सबका आभार है आने के लिए, और चाहूंगी कि मिठाई आप लोग खाइए। हम लोग सर की पीड़ा सुनना चाहते हैं। हाँ, घर में सबको बहुत परेशान किया। पता लगा मैं किताब पढ़ने लिखने में लगी हूँ और पानी की जो है रसोई में चाय बनाती हूँ। तो वो काफी मतलब इसमें तो नहीं, परसाई वाली बुक में मैंने कहा जिनका समय था और मैंने लिया है तो उसमें उनको धन्यवाद। बाकी तो उनको क्या धन्यवाद करना, तो वही है पांडे जी का नहीं बोलना ही असली है। अगर मैं कभी कमजोर में पड़ जाऊँ तो सब मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं करूँगी।